नमस्कार बच्चों। आज फिर से हम आपका इस क्लास में स्वागत करते हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एस.डी. यादव बुक का सल्यूशन करवा रहे हैं, तो हम बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमने कुल आपके 4 टाइप पढ़ा दिए थे, आज हम 5वां टाइप पढ़ाएंगे। क्या है? 5वां टाइप, टाइप 5। टाइप 5 में आज हमें क्या पढ़ाना है? पूर्ण शेषफल पर आधारित प्रश्न। किस पर? पूर्ण शेषफल पर। पूर्ण शेषफल पर आधारित प्रश्न। तो आज हमारा टॉपिक है पूर्ण शेषफल पर आधारित प्रश्न। अब ये प्रश्न जब आएंगे तो उनका जो जो तरीका होगा वो किस तरीके का होगा, तो जैसे हम यहां पर लिखते हैं, यहां पर नोट पॉइंट में हम याद रखेंगे जो सवाल पूछे जाने का जो इनका मेथड होगा या तरीका होगा उसको हम लिखते हैं। यहां पर कैसे होगा? यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में, यदि किसी संख्या में a, b, c से भाग देने पर, यदि किसी संख्या में a, b, c से भाग देने पर शेषफल क्रमशः x, y तथा z प्राप्त होता है तो पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन रहेगा कि इस तरीके से उस पर जो है शब्दावली लिखी होगी कि यदि किसी संख्या में कुछ भाजक होंगे, उन जैसे ए बी सी से भाग देने पर उनमें क्रमशः शेषफल दिए होंगे और फिर कहा जाएगा कि पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। हालांकि फिर इसमें कुछ सवाल ऐसे भी बनते हैं कि यदि किसी संख्या में ए बी सी से भाग देने पर शेषफल एक्स वाई जेड बचता है, परंतु यह इस भाग का क्रम उलट दिया जाए, यानी जो भाग का, जैसे पहले हम ए से भाग देते थे तो शेषफल x आता था, b से भाग देते हैं तो y शेषफल आता, और c से भाग देते हैं तो z शेषफल आता है, तो पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। लेकिन यहीं पर अगर सवाल को घुमा दे, कहें यदि किसी संख्या में इतने इतने से भाग दिया जाता है तो शेषफल मतलब x y z आते हैं, परंतु यदि भाग का क्रम बदल दिया जाए तब पूर्ण शेषफल क्या होगा? तो भाग के क्रम को उलटने पर पूर्ण शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी भाग के क्रम को, चाहे पहले हम a से भाग दे इस संख्या में, चाहे b से भाग दे, चाहे c से, या फिर हम ऑर्डर को चेंज कर दे, पहले c से दे, फिर b से दे, फिर a से दे, या फिर b से दे, फिर a से दे, फिर c से दे, यानी किसी भी प्रकार से इनके ऑर्डर में हम परिवर्तन करेंगे तो पूर्ण शेषफल पर कभी परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात पूर्ण शेषफल कभी भी नहीं बदलेगा। तो इस तरीके से पूर्ण शेषफल का जो सूत्र आएगा उसको हम आपको बताते हैं, यह फार्मूला। पूर्ण शेषफल ज्ञात करने का सूत्र, पूर्ण शेषफल R इक्वल टू, तो हम क्या करेंगे, पहले जितने शेषफल हैं उतने शेषफल को हम क्या करेंगे, यहां पर लिख देंगे, और किसके द्वारा? धन चिन्ह के द्वारा। तो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, फिर प्लस तृतीय शेष, मतलब जितने शेष हैं, मैक्सिमम जितने शेष है उतने शेषों को हम
लिख लेंगे। क्या है? उतने शेषों को हम लिख लेंगे और उसके बाद हम प्रथम शेष को छोड़ के हम क्या करेंगे, क्रमशः भाजकों का गुणा हम पहले हम एक भाजक पहले दूसरे शेषफल में पहले भाजक का गुणा करेंगे, तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक द्वितीय भाजक का भी गुणा करेंगे और इसी प्रकार से अगर और भाजक और शेषफल दिए होंगे तो उसी तरीके से हम इनका विस्तार भी कर देंगे। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, 3 शेषफल दिए हैं तो प्रथम शेषफल प्लस द्वितीय शेषफल प्लस तृतीय शेषफल। लेकिन जब अब हम आगे क्या करेंगे, तो अब प्रथम शेषफल को ज्यों का त्यों लिखा रह देंगे। यानी प्रथम शेषफल पर हम कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे या कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, ये अपने आप में सिंगल रहेगा प्रथम शेषफल। उसके बाद द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक जैसे हम फैक्टोरियल नहीं होता, पहले एक जैसे हम लिखा एक, फिर अगले स्टेप में 1 गुणे 2, फिर अगले स्टेप में 1 गुणे 2 गुणे 3। इसी तरीके से हम यहां पर करेंगे, से पूर्ण शेषफल निकालेंगे। प्रथम शेषफल, द्वितीय शेषफल, तृतीय शेषफल लिखा, उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रथम शेषफल को हम छोड़ देंगे। उसके बाद द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक और तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक भी गुणा करेंगे और द्वितीय भाजक भी गुणा करेंगे। तो प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे द्वितीय भाजक। तो इस तरीके से आपका सूत्र हो जाएगा। इसी सूत्र पर आधारित अगले जो हम सवाल आपको बोलने वाले हैं वो इसी पर आधारित सवाल है। तो अब हम इसको इरेज करते हैं। तो अगर इसी तरीके से हम मान लेते यहां पर तृतीय शेषफल होता, 4 शेषफल हो जाते, तो मान लेते चतुर्थ सपोज करो कि 4 शेषफल है, चतुर्थ शेष अगर होता तो हम यहां पर प्लस करके चतुर्थ शेष लिखते और उसके बाद अब जो भाजक गुणा होता प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक। यानी यहां पर सूत्र क्या हो जाता, पहला भाजक भी गुणा करेंगे और प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक गुणे तृतीय भाजक। तो इस तरीके से ये है पूर्ण शेषफल ज्ञात करने का सूत्र। तो सर्वप्रथम हमारे पास जो टारगेट होगा, हम क्या करेंगे, जितने शेषफल है उनको हम लिख देते हैं, फिर पहले शेषफल को हम ज्यों का त्यों छोड़ देंगे और दूसरे शेषफल से हम क्या करते हैं, भाजकों का गुणा स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक का गुणा करेंगे और तृतीय शेषफल में प्रथम तो गुणा करेंगे ही, प्रथम भाजक का गुणा करेंगे, उसके साथ साथ हम द्वितीय भाजक का भी गुणा करेंगे। तो पहले दूसरे शेषफल में प्रथम भाजक, तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक और द्वितीय भाजक दोनों गुणा करेंगे। अगर मान लो कि आपके सवाल में 4 शेषफल हैं तो चतुर्थ शेषफल में हम प्रथम भाजक, द्वितीय भाजक और तृतीय भाजक का भी गुणा करेंगे। तो इस गुणनफल के बाद इनका योग करके जो भी मान आएगा वही होगा हमारा पूर्ण शेषफल। तो अब हम चालू करेंगे इस पर आधारित प्रश्न। तो इसका पहला सवाल है, 1526 में किसी संख्या से भाग दें 1500, यहां पर सवाल दूसरा है। हाँ, अगर संख्या जो है लिखेंगे यहां पर फर्स्ट सवाल, संख्या 34, 35, 67, 8 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए। क्रमशः 5, 3, 7 यानी संख्या 34, 35, 67, 8 में क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये सवाल है, कह रहा संख्या इतने में क्रमशः इनसे 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या प्राप्त होगा।
हालांकि यहां पर हमें भाजक तो प्राप्त है, भाजक की संख्या प्राप्त है, भाजक प्राप्त है, लेकिन हमें यहाँ पर शेषफल नहीं प्राप्त है। तो जितने भाजक हैं उतने शेषफल होना चाहिए। तो यहाँ पर हम साइड में क्या निकालेंगे, क्रमशः इनके शेषफलों से, यानी अगर 5 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आएगा, अगर हम 7 से संख्या में भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा, अर्थात हम तीनों भाजकों का प्रयोग करके यहाँ पर तीनों भाजकों से प्राप्त शेषफल प्राप्त करेंगे और फिर वही हम सूत्र जो हमने लिखा है वही अप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम 34, 35, 67, 8 में सर्वप्रथम 5 से भाग करते हैं, 5 से भाग करेंगे तो देखते हैं शेष कितना आता है। तो पहली बात तो 5 छक्का 30, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, 3 बचा, फिर 5 सते 35, तो आपका पूरा कट जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर, तो आपका 5 से यहाँ पर हम 5 के 5 करेंगे भाग, तो यहाँ पर एक बचा, फिर 5 ही 15, तो यहाँ पर 2 बचा और यहाँ पर हम 28 हो गया। 28 में 5 पंजे 25, तो हमने देखा यहाँ रिमाइंडर कितना आ गया, कितना आ गया रिमाइंडर, यहाँ पर रिमाइंडर आपका आ गया 3, कितना आ गया, 3 आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर 3 से देंगे भाग, क्या है 3 से भाग देंगे तो देखते हैं रिमाइंडर यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। तो रिमाइंडर अगर 3 से भाग देने पर प्राप्त करना, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बचा, यहाँ पर 27, 3 नवा 27, यहाँ पर 1 है, तो जाहिर सी बात यहाँ पर हमें 0 लगाना होगा, उसके बाद ही ये अगली संख्या उतारेंगे, क्योंकि 1 उतारेंगे तो भाग जाएगा, इसलिए 0 लगाकर हम अगली संख्या, अर्थात 3 चौके 12 और 3 पचे 15। तो इस तरीके से यहाँ पर देखते पूरी पूरी संख्या कट जाती है। इस तरीके से आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, इस प्रकार से 0 आ जाता है, कितना आ जाता है 0। अब हम फिर 7 से भाग देते हैं, कितने से, 7 से भाग देंगे तो देखते हैं कितना रिमाइंडर आता है। तो वैसे तो अभी हमने 5 से भाग दिया तो जो शेषफल आया 3, 3 से भाग दिया तो शेषफल 0, अब 7 से भाग देंगे तो 7 त्रिक 21, 1 बचा, और फिर 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 19 था, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, तो 5 50 हो जाएगा, 7 सत्ते 49, 1 फिर 7 दूनी 14, फिर आपका यहाँ पर देखते 5 नहीं कटने वाला, तो हम सीधा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आ जाएगा 5। तो इस तरीके से हमने देखा 5, 3, 7 से क्रमशः भाग देने पर रिमाइंडर 3, 0, 5 आ गया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सूत्र के माध्यम से निकालेंगे पूर्ण शेषफल। तो पूर्ण शेषफल के लिए हमने जो सूत्र लिखा था, पूर्ण शेष के लिए हमने कहा था, लिखा था प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष प्लस, थोड़ा सा दूरी बनाएंगे क्योंकि अभी हमें भाजक का गुणा भी करना, प्लस तृतीय शेष। तो प्रथम शेष, ये हमने 3 शेष है, तीनों को हमने लिख लिया। उसके बाद हमें पता है प्रथम शेष को छोड़ दिया जाए और उसके बाद द्वितीय शेष में हम प्रथम भाजक से गुणा करेंगे, इससे प्रथम भाजक, फिर तृतीय शेष में प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक, प्रथम भाजक गुणे द्वितीय भाजक। अब हम यहाँ पर शेष रखेंगे क्रमशः, पहले में शेष 3 है, प्लस द्वितीय शेष आपका 0 है, और प्रथम भाजक आपका 5 है, प्लस तृतीय शेष आपका कितना है 5 है, और प्रथम भाजक आपका 5 है और द्वितीय भाजक आपका 3 है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम पूर्ण शेषफल निकालेंगे उसी सूत्र के माध्यम से। 3 और 0 × 5 मतलब 0 आ जाएगा, और यहाँ 5 पंजे 25 यानी 75 आ जाएगा। तो इस तरीके से जब हम जोड़ेंगे 75 में से 3, तो ये आपका 78 आ जाएगा। इसी तरीके से आपका ये फाइनली पूर्ण शेषफल आ जाएगा। तो अब आप लोग अगला सवाल भी साइड स्क्रीन पर देखिएगा। जो सवाल लिखा है वो प्रश्न नंबर 2 है, इसको पहले हम इरेज करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, तो प्रश्न नंबर 2 है पहला भाजक 5, द्वितीय भाजक द्वितीय,
भाजक आपका, द्वितीय भाजक 7 और तृतीय भाजक 11 है। क्या है? 11 है। कह रहा किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, तो पहला शेष आपका है 3, द्वितीय शेष आपका 1 और तृतीय शेष आपका 10 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग दिया जाए तो वास्तविक शेष क्या होगा? यदि उसी संख्या में, क्वेश्चन क्या है, यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग दें तो वास्तविक शेष क्या प्राप्त होगा? 5, 7, 11 से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? वह यानी वास्तविक शेषफल हमें क्या? तो वही तरीका है। तो कह रहा कि यदि हम इतने से भाग दे तो शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यहां पर हमने बताया था कि अगर संख्या कोई भी हो, कहने का मतलब है यहां पर ऑर्डर, वैसे तो ऑर्डर सेम है, वही है, तो यहां पर पूर्ण शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऑर्डर सेम है। यदि इतने से 5, 7, 11 किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग दिया जाए तो शेषफल ये यानी 3, 1 और 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में इससे भाग दिया जाए तो पूर्ण शेषफल क्या प्राप्त होगा? तो यहाँ पर पूर्ण शेषफल बराबर क्या हो जाएगा? पूर्ण शेष अर्थात वही चीज है, यानी कहने का मतलब इन्हीं भाजकों के गुणनखंडों से हम भाग दे रहे हैं तो शेषफल। हाँ, तो ये भी याद रखेंगे यहाँ पर कि अगर जिस संख्या से भाग दे रहे हैं वो इन्हीं भाजकों से मिलकर बनी या इन्हीं भाजकों के गुणनखंडों से मिलकर बनी संख्या है, तब भी पूर्ण शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि जो भाजक है 5, 7, 11 और जो जिस संख्या यानी उसी संख्या में फिर किससे भाग दिया जाता है? इन्हीं भाजकों के गुणनखंडों से भाग दिया जाता है, तब भी शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात पूर्ण शेष बराबर होगा वही सूत्र। पहली बात तो प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष, प्रथम शेष प्लस द्वितीय शेष प्लस तृतीय शेष। और हमने कहा था कि जब से जितने शेषफल पहले उनको लिख देंगे और फिर प्रथम शेषफल को छोड़कर द्वितीय शेषफल में हम भाजकों का गुणा स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय शेषफल में प्रथम भाजक गुणा और तृतीय शेषफल में प्रथम भाजक का गुणा करेंगे और तृतीय शेषफल में द्वितीय भाजक का भी गुणा करेंगे। तो यहां पर देखते हैं, यहां पर क्या आ जाएगा? 3 + 5 = 5 प्लस 7 × 5 = 35 दामा 350। तो इनको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 358। तो फाइनली इसका जो आंसर आ जाएगा पूर्ण शेषफल का कितना आ जाएगा? वो आपका आंसर आ जाएगा 358। अब सवाल नंबर जो है आपका तीसरा, अब सवाल नंबर क्या है? तीसरा है। तो यहां पर हम क्या करते हैं तीसरे सवाल में, ये सवाल थोड़ा सा अच्छे सवाल हैं, इस तरीके के सवाल आते हैं तो दिक्कत होती है लगाने में। अगर हम प्रैक्टिस में हैं तभी इन सवालों को हम लगा पाते हैं। तो क्या करेंगे भाई, इनको थोड़ा सा हम जब भी पेपर समय हो तो यहाँ पर जाते हैं हम लोग, इनको इन सवालों को जरूर देख कर जाते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब आज का तीसरा सवाल क्या है? एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 4 शेष प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। हमें प्राप्त होने वाला शेषफल नहीं ज्ञात करना, हमें शेषों का मान ज्ञात करना है। तो कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो हम क्या करेंगे, पहला भाजक कितना है? 7 है। दूसरा भाजक 8 है। किसी संख्या में 7, 8 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः, तो प्रथम शेष जो आपको प्राप्त होता है 5 तथा दूसरा
शेष, दूसरा शेषफल जो प्राप्त होता है वो आपका 4। यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात करना। हमें शेष, जैसे हमने यहां पर 7 से भाग दिया, शेषफल 5 प्राप्त हुआ, 8 से भाग दिया तो शेष 4 प्राप्त हुआ। लेकिन अगर हम भाग के क्रम को उलट दें, अर्थात सर्वप्रथम भाग दें 8 से संख्या में, यानी उसी संख्या में सबसे पहले 8 से भाग दें, उसके बाद 7 से भाग दें, तब ये शेष क्या होंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूर्ण शेषफल प्राप्त करेंगे और फिर पूर्ण शेषफल में इनसे क्रमशः उलट के, यानी पहले 8 से भाग देंगे और फिर 7 से भाग देंगे, तो वो जो शेष आएंगे वो हो जाएंगे नए शेष। अर्थात शेष फलों के मान भले बदल जाएं, लेकिन पूर्ण शेषफल कभी नहीं बदलता। यदि कब नहीं बदलेगा? यदि इनके क्रम को उलट दिया, यानी भाग का क्रम उलट दिया। अर्थात जैसे पहले हम भाग देते थे, यानी किस संख्या में 7 से भाग देते थे 5 शेषफल, और 8 से भाग देते थे 4 शेषफल। लेकिन अगर क्या करें, हम पहले 8 से भाग दें उसके बाद 7 से भाग दें, तो 8 से भाग देने पर जरूरी नहीं कि वहां पर 5 शेषफल आ जाए या 4 आ जाए, या फिर 7 से भाग देने पर 5 शेषफल आ जाए, तो ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन हाँ, ये पक्का है, ये जरूरी है कि अगर हम भाग के क्रम को उलटते हैं तो पूर्ण शेषफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, शेषों पर प्रभाव होता है। अर्थात ये जो शेष प्राप्त हुए क्रमशः 5, 4, तो ये जरूरी नहीं कि क्रम को उलटने पर शेषफल 5, 4 ही प्राप्त हो। हाँ, तो अगर क्या नहीं बदलेगा तो अपरिवर्तित रहेगा पूर्ण शेषफल। तो वही लिए हम पहले क्या निकालते हैं, पूर्ण शेष। तो पूर्ण शेष के लिए हमने कहा था कि हम पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल ये लिख लेंगे, और फिर हमने कहा था कि पहले शेषफल को छोड़ देंगे तो दूसरे शेषफल से हम क्या करते हैं, भाजकों का गुणा प्रारंभ करते हैं। तो यहां पर द्विन शेषफल है तो कोई दिक्कत नहीं। तो 5 + 4 = 28 बराबर जो है आपका जोड़ के बाद कितना आ जाएगा, 33। अब हम इस 33 में, क्योंकि जो संख्या 7 और 8 से विभाजित की गई होगी वह हम चाहे पहले 8 से विभाजित करें चाहे 7 से विभाजित करें, शेषफल वही देगी। इस शेषफल में हम फिर क्या करते हैं, इसी शेषफल में हमें भाग देकर निकालना होगा शेषफलों के मान। तो अब हम क्या करते हैं, शेषों के मान, तो 8 से पहले भाग देते हैं, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, तो यहां पर आपका शेषफल 1 आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम 7 से भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा, रिमाइंडर 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, क्योंकि 7 में 4 का भाग नहीं जाएगा, 4 से भाग, इसलिए जितना है उतने रिमाइंडर। तो अतः शेष क्रमशः 1 और 4 होंगे। तो हमने क्या बताया, यदि भाग का क्रम, यानी भाग का क्रम पलट देंगे तो शेषों के मान बदल जाएंगे, लेकिन शेषफल नहीं बदलेगा। नहीं तो हम कहो प्रूफ कर दें, तो देखते हैं पूर्ण शेषफल के निकालते हैं। पूर्ण शेष निकालते हैं तो हमें पता है क्या करते हैं, पहला शेष और प्लस दूसरा शेष। अब हम जब पहला शेष दूसरा शेष हम प्रूफ कर रहे हैं, कि हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं, कि अगर हम भाग का क्रम पलट देते हैं तो पूर्ण शेषफल, हमने यही बताया, यदि पहले 7 से भाग देते थे उसके बाद 8 से, लेकिन अगर हम पहले 8 से भाग दें और बाद में 7 से भाग दें तो पूर्ण शेषफल पर कभी प्रभाव नहीं पड़ने वाला, अर्थात पूर्ण शेषफल वही रहेगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे अब यहाँ पर 1 शेषफल प्राप्त हुआ, फिर उसके बाद 4, तो हमने कहा था जब पूर्ण शेषफल निकालते हैं पहले शेषफल में किसी संख्या से गुणा नहीं करें, अर्थात किसी भाजक से नहीं गुणा। तो पहले शेषफल को ज्यों का त्यों लिख देंगे, उसके बाद दूसरे शेषफल में हम प्रथम भाजक का गुणा करते हैं। हमने स्टार्टिंग कहाँ किया था, भाजक का स्टार्टिंग 8 से, तो 8 से करेंगे। तो यहां पर देखते हैं आपका 1 लिखा यहाँ पर प्लस का, 8 चौको 32 और 32 में से 1 जुड़ जाएगा 33। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमने भाग के क्रम को उल्टा, लेकिन यहां पर शेष तो बदल गए, क्योंकि शेष पहले क्या प्राप्त हो रहे 5, 4, लेकिन जैसे ही हमने भाग के क्रम को उल्टा तो वहां पर शेष के मान प्राप्त हुए 1 और 4, लेकिन पूर्ण शेषफल वही का वही है। तो यहां पर हम बताना आपको क्या चाह रहे हैं, यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेषफल पर कभी प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात पूर्ण शेषफल वही। हाँ, शेषों पर प्रभाव पड़ जाएगा, अर्थात जो शेष पहले प्राप्त हो रहे थे वो बदल जाएंगे, लेकिन उनका पूर्ण शेषफल ज्यों का त्यों आएगा। तो इस तरीके से हम अब चलते हैं चौथे सवाल की ओर, आज के चौथे सवाल की।
तो चौथा सवाल क्या है आपका? चौथा सवाल क्या है? किसी संख्या में नौ, 11, 13 से भाग देने पर, और जिनसे हमने बताया था कि जिन संख्याओं से भाग दिया जाता है उन्हें हम भाजक कहते हैं। तो भाजक, पहला भाजक पहला भाजक 9, दूसरा भाजक आपका 11, कितना? 11, तथा तीसरा भाजक है 13। तो कहा जा रहा है यदि किसी संख्या में 9, 11, 13 से भाग दिया जाता है तो शेषफल, पहला शेषफल, नहीं तो शेषफल क्रमशः क्या प्राप्त होते? पहला शेषफल, तो यहां पर ऐसे लिख दे, पहला शेष, फर्स्ट शेष आपका मिलता है 10, सेकंड रिमाइंडर या शेष आपका जो मिलता है वो आपका 0 मिलता है, और आपका थर्ड रिमाइंडर या शेषफल जो मिलता है, यानी थर्ड जो शेष मिलता है वो आपको प्राप्त होता है 12। अब प्रश्न में कह रहा है यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेषफल, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेषफल ज्ञात कीजिए। तो यदि हमें कब पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है? हमें पूर्ण शेषफल ज्ञात करना है यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए, यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए, यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष क्या होगा? पूर्ण शेष क्या होगा? इस तरीके से हमें ये सवाल लगाना है। तो हमने इससे पहले आपको बता दिया था कि भाग के क्रम को उलटने पर केवल बदलते हैं शेष, पूर्ण शेषफल कभी भी नहीं बदलता। पूर्ण शेषफल ज्यों का त्यों रहेगा, अर्थात जिस तरह अगर हम यहां से पूर्ण शेषफल निकालेंगे तो वही शेषफल अब भी आएगा, क्योंकि हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन को वेरी करा के देख लिया है कि वहां पर हम सवाल यही था यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाए, तो वहां पर शेषों के मान पूछ रहा था। हमने ये भी सिद्ध किया था यदि भाग के क्रम को उलट दिया जाता है तो शेषफल, यानी जो शेषों के मान बदल जाते हैं लेकिन पूर्ण शेषफल वही रहता है, यानी अपरिवर्तित रहता है। तो हम यहां पर लिखेंगे क्योंकि भाग का क्रम उलटने पर पूर्ण शेषफल अपरिवर्तित रहता है, तो कहने का मतलब है जो शेषफल इस स्थिति में आएगा वही शेषफल इनके क्रम को उलटने पर आएगा। तो सीधा लिखेंगे पूर्ण शेष आर इक्वल टू पहला शेषफल प्लस दूसरा शेषफल प्लस तीसरा शेषफल। अब हम तीनों जितने शेषफल है पहले उनको इस तरह लिख लेते हैं, क्या है, यानी इसका विस्तार कर लेते, क्या प्रत्येक शेषफल को हम प्लस के साथ विस्तार कर लेते, फिर पहले शेषफल को हम छोड़ देते, लेकिन दूसरे शेषफल से हम क्या करते हैं, भाजकों का गुणा स्टार्ट करते हैं। तो द्वितीय शेषफल में केवल पहला भाजक गुणा किया जाता है, और तृतीय शेषफल में पहला भाजक और द्वितीय भाजक भी गुणा किया जाता है, पहला भाजक गुणे दूसरा भाजक। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो ये 10 है आपका, यहाँ पर शून्य मल्टीप्लाई करेगा 9 में शून्य आ जाएगा, और यहाँ पर 99 गुणे 12 और 12 नवैया 108, कैरी कितना आ जाएगा 10, फिर 12 नवैया 108, तो यहाँ पर जोड़ेंगे 100 कितना आ जाएगा ये आपका 118, तो इनको फिर से हम जोड़ते तो 118 है आपका। 118 लिखना था हमें,
कितना लिखना था, 118। तो यहाँ पर हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 1198। इस तरीके से क्या आ जाएगा, इसका पूर्ण शेषफल कितना आ जाएगा, 1198। तो हमने इस टाइप के जो आपको प्रश्न, ये जो काफी जटिल माने जाते हैं इस चैप्टर में, वो हमने आपको काफी विधिवत हालांकि बता दिया। फिर भी आपको अगर समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा, और फिर से हम यहाँ पर एक दो सवाल आपको रिपीट करवा देंगे। तो अगला टाइप हम चालू करते हैं। उम्मीद है कि समझ में जरूर आया होगा। तो है, अब है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। क्या है, भाज्यता। तो हम पहले पढ़ते हैं यहां पर भाज्यता, टाइप नंबर 6। टाइप नंबर 6 है भाज्यता पर आधारित प्रश्न। भाज्यता पर आधारित प्रश्न। तो भाज्यता पर आधारित प्रश्न, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कि हम भाज्यता पर आधारित जब प्रश्न पढ़ेंगे तो यहां पर कुछ चीजें हम यहां पर आपको बताएंगे। उन रूल का, यानी इन रूलों का आप जरूर अप्लाई करेंगे सवालों पर। तो जैसे हम यहाँ पर, एक है 2 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता और 8 की विभाज्यता। किसकी विभाज्यता, 2, 4, 8 की विभाज्यता। 2, 4, 8 की विभाज्यता। तो यदि कोई संख्या, कोई संख्या 2 से विभाजित कब होगी, कोई संख्या 2 से विभाजित जब होगी जब उसके इकाई का अंक, जब उसके इकाई का अंक, इकाई का अंक शून्य या सम, शून्य या सम संख्या होगी, तो वह कितनी भी बड़ी संख्या क्यों न हो, वह सदैव 2 से विभाजित हो। अब है 4 की विभाज्यता, 4 की विभाज्यता। हाँ, तो वह संख्या, वह संख्या, वह संख्या जिसका, वह संख्या जिसका इकाई तथा तथा दहाई अंक, इकाई तथा दहाई अंक, वह संख्या जिसका इकाई तथा दहाई अंक 4 से विभाजित हो। केवल हमें, वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो, हमें केवल इकाई और दहाई के अंक को चेक करना पड़ेगा। यदि इकाई और दहाई के अंक क्या है, इस 4 संख्या से विभाजित हो जाता है, तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह आपकी जो है 4 से विभाजित संख्या होगी। तो वह संख्या जिसका इकाई तथा दहाई अंक 4 से विभाजित है, तो वह संख्या क्या होगी, 4 से पूर्णतया विभाजित होगी। अब यहां पर एग्जांपल जैसे लिख दें, 10, 10, 24 जैसा लिखते। तो हमें ये नहीं पूरी संख्या चेक करना है कि क्या यह 4 से विभाजित है कि नहीं, हमें देखना केवल इकाई और दहाई की। तो हम यहाँ 4 से भाग देते, 4 छंग 24 आपकी पूरी पूरी कट जाएगी। और इसी तरीके से हम कोई भी बहुत बड़ी संख्या लिखते हैं, यहाँ पर 2, 3, 4, 0, 0, 5, 0, 4। अब इस तरीके से हमने कितनी बड़ी भी संख्या क्यों लिख दिया, अभी हमें चेक करना है कि 4 से विभाजित है कि नहीं। बस हमें देखना है कि इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित है कि नहीं। अगर इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित है तो ये संख्या जाहिर सी बात है 4 से कट जाएगी। तो इस तरीके हम देखें, यहाँ पर अगर 4 से विभाजित करें, 4 शून्य शून्य 4 एक 4, तो ये आपकी क्या है, ये संख्या जो हमने लिखा यहाँ पर 4 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरीके से नहीं, यहाँ पर हमें ध्यान ये देना है, यदि 2 से कटने वाली संख्या हो, तो 2 से कटने वाली संख्या होने के लिए क्या अनिवार्य है कि उसका इकाई अंक शून्य हो, या कोई सम संख्या हो, या कोई सम संख्या हो, तो वो 2 से कटे। इसी तरीके से क्या है कि अगर 4 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो जाहिर सी बात है कि वहां पर इकाई और दहाई, हमने यहाँ पर नोट्स लिख दिया है कि वह संख्या जिसका इकाई तथा दहाई का अंक 4 से विभाजित होगा, तो वह संख्या 4 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या होगी। इसी तरह आपकी जो 8 से विभाजित होने वाली संख्या है, तो वह संख्या, कौन सी संख्या है जो 8 से विभाजित होंगी, तो वह संख्या, वह संख्या जो, वह संख्या जिसका, जिसका इकाई दहाई तथा सैकड़े का अंक,
सैकड़े का अंक 8 से विभाजित हो तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या 8 से कटने वाली होगी। जैसे हम यहां पर लिखते हैं 5, 6, 7, 512। इस तरीके से हमने यहां पर ये एग्जाम्पल दे दिया। तो हम अब बुरी संख्या में भाग नहीं करेंगे कि यहाँ पर ये संख्या 8 से विभाजित है कि नहीं, बस हम सीधा करेंगे क्या, यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा वाली संख्या पर हम भाग देंगे। तो हम यहाँ पर जैसे यहाँ पर इन तीन संख्या में 8 से भाग देते हैं, तो हम यहाँ पर 8 से भाग दें, 8 छंग 48 है, इक्यावन 3 बचा, और इकाई में कितना है 2, यहाँ पर 8 छंग 48 तो बचा 3 क्योंकि इक्यावन है, यहाँ पर लिख दिया, और यहाँ पर 2 है तो 32, और 8 चौक 32। तो इस तरीके से देखते हैं कि यह जो संख्या है उसके इकाई दहाई सैकड़े के अंक 8 से विभाजित है, इसलिए यह संख्या क्या हो जाएगी? 8 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। अब आगे हम चलते हैं 3, 9 और 27 की विभाज्यता। इसकी विभाज्यता, हाँ, 3, 9, 27 की विभाज्यता, 3, 9 और 27 की विभाज्यता। तो यहां पर कोई संख्या 3, 9 और 7 से विभाजित होगी, इसका तीनों का एक रूल लगता है। इनमें क्या होता है? अंकों का योग, अंकों का योग, यदि अंकों का योग, यदि अंकों का योग कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, यदि उसके अंकों का योग करके इन संख्याओं से विभाजित किया जाए, इन संख्याओं से विभाजित किया जाता है, तो यदि अगर संख्या 3 से विभाजित कर रहे हैं तो उस संख्या के अंकों का योग करेंगे और इन 3 से भाग देंगे। अगर 3 से कट जाएगा योगफल तो वह 3 से विभाजित होगी। यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो वह 9 से विभाजित होगी। अगर या यदि अंकों का योग 27 से विभाजित होता है तो वह 27 से भी कटेगी। और जाहिर सी बात, अगर कोई संख्या 27 से कटेगी तो 9 से भी कटेगी, 3 से कटेगी। लेकिन ये याद रखें कि यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही तो उसके अंकों का योग हम चेक करेंगे। अंकों का योग क्या है? 3 से कटना चाहिए। अगर 3 से कटता है अंकों का योग तो क्या होगा? वह 3 से विभाजित होगी। और यदि इसी प्रकार इस तरह इसमें यदि अंकों का योग 9 से विभाजित होता है तो 9 तो क्या हो जाएगी? वो संख्या 9 से विभाजित होगी। और इसी प्रकार यदि अंकों का योग 27 से विभाजित होता है तो वह संख्या 27 से भी पूर्णतया विभाजित होगी। यदि अंकों का योग इन संख्याओं से विभाजित होता है तो यदि अंकों का योग इन संख्याओं से विभाजित होता है तो वह संख्या इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। यदि संख्या का योग अंकों से विभाजित है तो वह संख्या भी इनसे विभाजित होगी, ये हम लिखना चाह रहे हैं। यदि अंकों का योग इन संख्याओं से विभाजित है तो वह संख्या भी इनसे विभाजित होगी, ये जरूर जान ले। तो यहां पर हमने क्या सीखा? 2, 4, 8, फिर 3, 9 और 27। यहां पर आप लोग सोच रहे होंगे कि यहां पर हमने 6 की विभाज्यता क्यों नहीं बताया, 5 की विभाज्यता क्यों नहीं बताया। तो आप लोग ये जरूर जान लें, यदि 6 की विभाज्यता करना है तो हमें पता है कि 6 के फैक्टर हैं वो 2 और 3 है, तो वह संख्या 2 से विभाजित होनी चाहिए और 3 से विभाजित होनी चाहिए। वह संख्या यानी 6 से विभाजित होने वाली संख्या जो होगी वो 2 से भी विभाजित होनी चाहिए और 3 से भी विभाजित होनी चाहिए। 2 और 3 से दोनों से विभाजित होगी तभी तो वो संख्या 6 से विभाजित होगी। तो 2 से विभाज्यता के लिए जाहिर सी बात है क्या कि वो इकाई में या तो सम संख्या रखी होगी या फिर इकाई में कोई सम संख्या, यानी शून्य है तो फिर सम संख्या होगी। और फिर 3 की विभाज्यता के लिए हम यहाँ चेक कर लेंगे, अगर ऐसा पाया जाता है कि वो 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है तो इस तरीके से वह संख्या 6 से भी विभाजित होगी। और बचा आपकी 5 की विभाज्यता। तो 5 की विभाज्यता के लिए हमें पता है कि वही संख्याएं 5 से विभाजित होंगी जिनके इकाई का अंक या तो 0 हो और या फिर इकाई का अंक 5 हो, तभी ये संख्याएं
0 या 5 से विभाजित होंगी। तो 5 की विभाज्यता हमें नहीं पढ़ना, जो हमें पढ़ना है अधिकतर यहाँ पर 9 की विभाज्यता है, 3 की विभाज्यता, 27 की विभाज्यता और 7 और 11 की विभाज्यता। तो आगे हम चलते हैं थोड़ा सा। हाँ, यहां पर अब हम लेते हैं किसकी विभाज्यता? हाँ, 7 की विभाज्यता। 7 की विभाज्यता। तो 7 की विभाज्यता के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। पहली बात तो उदाहरण के माध्यम से आपको हम बताते हैं कैसे हम 7 की विभाज्यता चेक करते हैं। तो जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर एक, आप लोग भले ही पता हो, लेकिन हम यहाँ पर वेरी कराने के लिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर 7 की विभाज्यता कैसे चेक करना है। तो हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम क्या लेना हो? सदैव इकाई के अंक में कितनी संख्या से गुणा करते हैं? इकाई के अंक को हटाकर जो शेष बचती संख्या उसको हम अलग लिख लेंगे। तो यहाँ पर इकाई का अंक 3 है, शेष बची संख्या 34 है। हाँ, जो इकाई का अंक आपने लिया उसमें हम सदैव सबसे पहले 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? 2 से गुणा करने के बाद जो शेष बची संख्या में हम क्या करते हैं? इस गुणज को हम घटा देते हैं। तो घटाते हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर 3 है, 2 सदैव हम हर बार कोई भी सवाल हो 7 से विभाज्यता के लिए हम इकाई के अंक पर 2 से गुणा करने के बाद शेष बची संख्या से उस गुणज को या गुणन को हम घटाएंगे। तो यहाँ पर जैसे 2 3 6 आया, इकाई पर हम 2 से गुणा करेंगे 6 आ जाएगा। शेष बची संख्या क्या थी? शेष आपकी 34, और 34 में इस हम गुणज को घटा देंगे या गुणा को घटा देंगे। तो यहाँ पर कितना? 14, और 14 में से 6 चला जाएगा 8, और बचा कितना यहाँ पर? 2। तो अब हमें पता है कि ये 7 से विभाजित है, 28 7 से विभाजित है। तो इस तरीके से क्या है? 7 की विभाज्यता हम आसानी से कर सकते हैं। 7 की विभाज्यता को आसानी से हम कर सकते हैं। वैसे तो और एग्जांपल हम ले सकते हैं यहाँ पर, पहले इसको इरेज करते हैं। और एग्जांपल लेते हैं हम। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं 2058। हम चेक करते हैं कि क्या यह संख्या 7 से विभाजित है। तो हमने बताया रूल कि जब भी 7 से विभाज्यता की स्थिति में हम सवाल को चेक करेंगे तो हम कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे? इकाई के अंक पर हम 2 से गुणा करेंगे। इकाई के अंक में 2 से गुणा करेंगे, जो शेष बची संख्या है उसमें से हम ये गुणन को घटा देंगे। तो यहाँ पर 205, और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। 16 यहाँ पर देखते घटाते हैं, यहाँ पर एक कैरी लाते हैं 10, 10 में से इधर लाएंगे कैरी तो 15, 15 में से आपका जो 6 चलाएगा 9, और यहाँ पर कितना बचा? 9, 9 में से आपका 1 बचा, तो यहाँ पर हम 1 घटा लेंगे तो 8, और यहाँ पर आपका 1 बचा। फिर से हम देखते हैं, अब यहाँ पर इकाई की संख्या क्या है? 9 है। 9 में हम 2 से गुणा करेंगे और शेष क्या बची संख्या? 18। तो यहाँ पर देखते हैं, फिर 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना? 2 9 18, और घटाया तो हमने क्या देखा? 0 आया। कहने का मेरा सीधा मतलब ये निष्कर्ष यहाँ पर निकला है कि यह प्रोसेस करने पर या तो 0 आए या फिर कोई संख्या जो हो वो 7 का गुणज हो। तो कहने का मतलब ये प्रोसेस करने पर प्राप्त जो मान हो, प्राप्त मान 0 या 7 का गुणज प्राप्त हो, 7 का गुणज प्राप्त हो, 7 का गुणज प्राप्त हो। जैसे इससे पहले वाले ऑप्शन में हमने देखा था वहां पर 28 आया था, तो 28 का 7 का गुणज था। तो इस तरीके की संख्याओं को हम, यानी जो 7 से विभाज्यता के रूल को हमने बता दिया कि सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो इकाई के अंक पर ये प्रोसेस हम जब तक करेंगे जब तक वह संख्या हमें एग्जैक्ट पता ना हो जाए कि ये 7 की गुणज है या 7 से विभाजित है। तो यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पर 198 प्राप्त हुआ, फिर भी हमने माने, लेकिन हमने फिर क्या किया? फिर 2 से गुणा किया इकाई अंक पर, और शेष बची संख्या में इस गुणज को हमने घटा दिया। तो हमने देखा कि यहाँ पर शेषफल आया। इससे पहले वाली हम जो 343 को हमने लिया था वहां पर कितना आया था? 28। क्या आया था? 28। तो हमें ये पता है कि जो है ये 28 आपकी 7 से डिविजिबल है, इसीलिए हमने और यहाँ पर स्थिति को दोहराया नहीं। तो हम ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर 3 अंकों तक ये रूल लगाएंगे, क्योंकि जब 2 अंकों पर आ जाएंगे तो हमें
एग्जैक्ट इतना तो पता ही होना चाहिए कि अगर कोई दो अंकों की संख्या है वो 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इतना तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। मैक्सिमम ये रूल कब लगाना पड़ता है, जब बहुत बड़ी संख्या हो, कम से 5 अंक, 6 अंक, 7 अंक, 8 अंक, 10 अंक तक का, तब हम ये रूल लगाते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा आपको 7 की विभाज्यता बता दी। अब बचा यहाँ पर क्या, 11 की विभाज्यता। क्या बचा, 11 की विभाज्यता। तो इसको हम यहाँ पर साइड में कहीं 11 की विभाज्यता भी बताते हैं। आज जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल भी दे देंगे, यहाँ पर 11 की विभाज्यता फिलहाल बता दें। 11 की विभाज्यता, 11 की विभाज्यता। तो 11 की विभाज्यता में क्या होगा, तो हम यहाँ पर बताते हैं इस एग्जाम्पल देकर। से हम एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए 11 की विभाज्यता कैसे हम चेक करेंगे कि ये संख्या 11 से विभाजित है या नहीं। तो कोई संख्या लिखते हैं हम, जैसे यहाँ पर लिखिए 1331। तो हम क्या करते हैं, सीरीज वाइज यहाँ पर एक, यानी हम दो सीरीज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो सीरीज, एक समपद वाली, एक विषम पद वाली। समपद वाली क्या मतलब, जैसे यहाँ पर हमने स्टार्ट किया तो एक छोड़ के अगली संख्या, तो यहाँ पर एक फिर अगली संख्या, यानी एक के बाद वाली संख्या जस्ट छोड़कर अगली संख्या। तो यहाँ पर हम कह भी कह सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3। तो यहाँ पर देखते हैं हम सम नंबर पर जो संख्या है, सम नंबरों पर संख्या और विषम नंबरों पर संख्याओं के योग का अंतर निकालते हैं। यानी सम स्थानों पर जो अंक लिखेंगे उनको जोड़ेंगे अलग, और विषम स्थानों पर जो संख्याएं लिखी होंगी उनको अलग जोड़ेंगे, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। क्या है, सम स्थानों पर और विषम स्थानों पर प्राप्त संख्याओं का योग निकालकर अंतर निकालेंगे, और वह अंतर क्या आएगा, सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं का अंतर 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या होगी, 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। 11 से पूर्णतया विभाजित होगी। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, हमने देखा कोई भी संख्या लिखी हो, पहले हम 1 2 3 4 वहां पर लिख लेंगे। यहाँ पर देखते हैं विषम पर क्या, 1 और 3 पर क्या है, 1 पर 1 है, 3 पर, विषम स्थानों पर 1 और 3 है तो यहाँ पर 4 हो जाएगा। सम स्थानों पर क्या, यानी 2 और 4 के नीचे, तो यहाँ पर 3 है, 1 4 है, इनको भी जोड़ेंगे। तो सम स्थानों पर जोड़ा तब भी 4, विषम स्थानों पर तब भी जोड़ा 4। तो सम और विषम स्थानों पर प्राप्त संख्याओं का योग का अंतर निकालते हैं। ये हमने अंतर निकाला, अर्थात यहाँ पर घटाते हैं। तो घटाते हैं तो 4 - 4 अर्थात 0। हमने कहा है कि सम स्थानों तथा विषम स्थानों पर लिखी संख्याओं के योग का अंतर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। संख्याओं के योग का अंतर 0 या 11 का गुणज हो, 0 या 11 का गुणज हो तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। 11 से पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। जैसा कि एग्जांपल और हम लेते हैं यहां पर 11 की विभाज्यता के लिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका 11 से विभाज्यता के लिए 13 61 0 52, ये 13 61 0 52 ये संख्या है। अब हमें चेक करना है कि क्या यह संख्या 11 से विभाजित है। तो हम यहां पर लिखेंगे, या आप सीरीज बना लें, एक संख्या एक छोड़कर, एक संख्या यानी एक के बाद एक छोड़ेंगे, तो यहां पर छोड़ेंगे, जैसे एक कुलिया 3 को छोड़ेंगे, 1 6 0 2। तो यहां पर हमने जोड़ा 1 के बाद 6, तो 1 6 7, 7 + 0 7, और 7 2 9। अब यहां पर फिर से यहां पर जोड़ते 3 1 4 और 4 5 9, यानी सीरीज बनाने के बाद जो छूट जाती है, तो वही चीज आप लिख लिए, वही यहाँ पर 3 1 4 1 5 और सॉरी 3 1 4 और 5 4 9, और 9 9 का अंतर कितना जाएगा, 0। अर्थात ये भी संख्या आपकी क्या है, या भी आपकी संख्या जो है वो 11 से विभाजित। या फिर हमने कहा है आप सीरीज ना बनाएं तो फिर वही चीज आप लिख लें। क्या लिख लें, वही चीज जो हमने बता दिया कि यहाँ पर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो विषम स्थानों पर क्या है, 1 है, फिर कितना है 6,
फिर 5 पर 0 है, फिर 7 पर 2 है, फिर यहाँ पर लिखेंगे अंतर या फिर माइनस लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जो अंतर ही लेना हमें, तो अंतर लेना। फिर उसके बाद सम पर 3, फिर सम पर यानी 2 पर 3 है, 4 पर 1 है, और फिर 6 पर 5 है। तो इस तरीके से 5 4 3 1 4 1 5, तो 5 4 9 यहाँ पर आ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर 1 और 6 7 7 2 9, और 9 का 9 से घटाएंगे तो आ जाएगा 0। तो इस तरीके से हम 11 की विभाज्यता चेक कर लेते हैं। अब इस पर सवाल जो आएंगे, वो जो सवाल आएंगे वो आपको हम कल बताएंगे कि यहाँ पर इस पर रिलेटेड कैसे सवाल आते हैं। वहां पर एक बड़ी संख्या दी जाती है, जैसा कि एक एग्जांपल लेकर हम बता ही दें आपको। जैसे यहाँ पर लिखा है आपका ये सवाल, हम यहाँ पर हालांकि इधर बता देते हैं। जैसे लिखा है 17 स्टार 3, कह रहा संख्या यदि 17 स्टार 3 से विभाजित है, क्या है, 3 से विभाजित है, तो स्टार के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यह स्टार का मान क्या होगा। तो हमने यहाँ पर विभाजिता के रूल में आपको बता दिया है कि यदि कोई संख्या इन नंबरों से विभाजित होती तो उनके अंक भी या उनके अंकों का योग भी इन संख्याओं से विभाजित होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 17, अब इनको हम जोड़ते हैं इनके अंकों का योग। तो यहाँ पर अंकों का योग करेंगे तो 1 और 7 8 8 3 11। अब हमें पता है कि अगर स्टार के स्थान पर क्या लिख दिया जाए कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाए। हमें पता है अगर स्टार के स्थान पर अगर हमें 1 रख देंगे तो यह 11 1 12 हो जाएगी, और यह संख्या क्या हो 3 से विभाजित हो जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर चेक कर लेंगे, यानी न्यूनतम या छोटी छोटी संख्या यहाँ पर रखना होता है ताकि ये रूल का जो है मतलब यहाँ पर वेरी कर जाए। तो यहाँ पर क्या 3 से विभाजित होने के लिए हमें पता है, यहाँ पर हमने रूल लिख दिया है 3 से विभाजित होने के लिए कोई संख्या जो है वो उसके अंकों का योग भी 3 से विभाजित होना चाहिए। यहाँ पर हमने जोड़ा 1 और 7 8 8 3 कह रहा प्लस स्टार। अब स्टार के स्थान पर हम क्या रख दें, उनका योग 3 का गुणज हो जाए, तो सबसे छोटा डिजिट ले लेते हैं। यहाँ पर क्या है, वरीयता हम सबसे छोटे अंक को ही देंगे। यदि वहां पर प्रश्न कंडीशन के अकॉर्डिंग बन सकता है या स्टार का अधिकतम मान या स्टार का न्यूनतम मान, लेकिन जब तक वह अधिकतम या न्यूनतम ना कहेगा तब तक हम अपने आप से क्या है जो भी लेंगे वह वैल्यू, जो भी स्टार की वैल्यू या रिक्त स्थान की वैल्यू यहाँ पर जो भी छोड़ दिया जाए, जो भी यहाँ पर रिक्त स्थान होगा या फिर स्टार की वैल्यू होगी या फिर यक्स कभी कभी लिख दिया जाता है, जो भी मान यहाँ पर निकालने को कहेगा, तो वहां पर हम कंडीशनल सवाल को छोड़कर अपने आप जब लेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम न्यूनतम ही लेंगे। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर और भी कर सकते थे, अगर हम यहाँ पर 4 भी लेंगे तब भी तो 11 4 15 हो जाएगा, तब भी कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमें छोटी छोटी संख्या लेना है, सदैव सबसे छोटी संख्या को प्रेफर करेंगे या प्रेफरेंस देंगे। अगर सवाल में बड़ा सा बड़ा या बड़ी से बड़ी संख्या पूछ लिया जाए, यहाँ पर स्टार का वह अधिकतम मान, तो फिर हम बड़ी से बड़ी संख्या रखेंगे। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि स्टार का मान क्या आ जाएगा, एक और भी संख्या क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन नहीं दी गई। जब कंडीशन नहीं दिया है तो हम सब छोटी संख्या का ही मान मानेंगे। तो इस तरीके से कल इस पर आधारित हम सवाल आपको काफी सारे लगवाएंगे। आज यहीं पर हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। जय हिंद, नमस्कार।